एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजी एक बिल्डिंग के अंदर होता है। तभी उसके सामने अचानक एक कर्ज स्पिरिट आ जाता है। यूजी उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाने लगता है। लेकिन वो कर्ज स्पिरिट यूजी को अचानक अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक अटैक जाके उस कर्ज स्पिरिट को लगता है और वो कर्ज स्पिरिट वहीं पे मर जाता है, जिससे यूजी जमीन पे गिर जाता है और वो कर्ज स्पिरिट यूजी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस कर्ज स्पिरिट को यूटा ने मारा था, जो यहाँ पे यूजी को मारने के लिए आया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को, जो किसी से बात कर रहा था माकी के बारे में। और वो बोलता है, ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बातें न सुनती हो। इससे अच्छा तो हमारी माँ ही है, जिसे पता तो है कि वो कम से कम एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जेनिची जेनिन और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हारे फादर अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं और तुम अब आ रहे हो, कैसे बेटे हो तुम। नाओया पूरे एटीट्यूड में होता है और उन्हें वो बोलता है, इस बात से किसे फर्क पड़ता है, वैसे भी सब जानते हैं कि जेनिन घराने का अगला हेड मैं ही बनने वाला हूँ। और वैसे भी मेरे सारे बड़े भाई किसी भी काम के तो है नहीं जो उन्हें ये मौका मिलेगा। फिर नाओया ओजी जेनिन को बोलता है, अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, आपकी बस 2 बेटियां ही है। और जिनिची जेनिन को वो बोलता है, आपकी शक्ल तो आपके भाई तोजी से भी ज्यादा खराब है, आप क्या ही कीजिएगा। इतना सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी उन्हें एक इंसान खबर देता है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनके जाने के बाद उनकी वसीयत सबके सामने अब पढ़ी जाएगी। उनकी वसीयत में लिखा था कि मेरे जाने के बाद नाओया जेनिन को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी और जायदाद और कर्ज स्टूल जो जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे गए हैं, उन पर सिर्फ नाओया का हक होगा। लेकिन एक और बात, अगर किसी वजह से गोजो सातोरू की मौत हो जाए या उसे कोई बीमारी हो जाए तो तोजी जेनिन की आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाएगा और सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कर्ज स्टूल जितनी भी चीजें हैं वो सब मेगुमी फुशिगुरो के नाम पे हो जाएंगी। ये बात सुन के नाओया जेनिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो फुशिगुरो की तलाश करता है और उसे पता चलता है कि फुशिगुरो अभी टोक्यो में है और वो यूजी की तलाश कर रहा है। अब नाओया जेनिन प्लान बनाता है, मैं यूजी और मेगुमी फुशिगुरो को दोनों को एक साथ मार दूंगा। और वैसे भी टोक्यो में भी करोड़ों कर्ज स्पिरिट घूम रहे हैं, अगर मैं इस टाइम वहाँ पे किसी को मार भी दूंगा तो मुझ पे कोई भी शक नहीं करेगा और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछेगा किसी चीज के बारे में, और सब यही सोचेंगे उसे किसी कर्ज स्पिरिट ने मार दिया। अब बस मेगुमी फुशिगुरो मर जाए, उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी हड़पने वाला कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का अगला हेड बस मैं ही बनूंगा। अब सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं, जो कि किसी जगह अकेले बैठा होता है और तभी उसके पास चोजो आता है और उससे पूछता है, तुम्हारे जख्म अब कैसे हैं। यूजी बोलता है, मैं ठीक हूँ, लगता है ये सब सुकुना की पावर की वजह से हुआ है, मैं उसकी पावर बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। चोजो यूजी को बोलता है, तुम वहाँ पे जुजुत्सु हाई क्यों नहीं चल जाते। यूजी बोलता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी फुशिगुरो के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है और ना जाने कितने मासूमों की जान मेरी वजह से चली गई है और मैं बस अब ये चाहता हूँ कि मेरे हाथों किसी और की मौत ना हो, इसलिए मैं किसी और के पास जाना नहीं चाहता। और वैसे भी चोजो, मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा है ना। चोजो बोलता है, वो बस एक गलतफहमी थी, अगर वो दोनों भी जिंदा होते तो वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम सब भाई हैं और हमारे लिए यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद यूजी बोलता है, ठीक है चलो, अभी हमें बहुत सारे कर्ज स्पिरिट को खत्म करना है। इसके बाद यूजी पूरी सिटी में भागना स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे कर्ज स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट तो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूजी उन्हें एक पंच मारकर खत्म कर देता है और वो बहुत सारे कर्ज स्पिरिट को अपने पीछे भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है। वो अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करके एक ही अटैक में सारे कर्ज स्पिरिट को मार देता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक कर्ज स्पिरिट आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यूजी वहाँ पे आके उस कर्ज स्पिरिट को एक ही पंच में खत्म कर देता है। चोजो अपने मन में सोचता है, जब तुमने मुझसे लड़ाई की थी भाई, तब भी तुम पावरफुल थे, लेकिन अब
तुम अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए हो, जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। भले ही तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन तुम अब भी एक डीमन किंग हो। मैंने अपने छोटे भाई से यही उम्मीद की थी। इसके बाद चोजो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नाओया जिनिन आ जाता है और वो यूजी से पूछता है, मेगुमी फुशिगुरो कहाँ है? क्या अभी तक वो तुम्हारे पास नहीं आया? और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं? यूजी नाओया से पूछता है, हम क्यों भागे? भला हमने क्या कर दिया? नाओया यूजी को बताता है, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यूजी इतादोरी, अब तो गोजो भी यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि गोजो की वजह से बाकी जो सुपीरियर्स थे वो तुम्हें हाथ नहीं लगाते थे। नाओया यूजी को फिर बोलता है, वैसे तो यहाँ पे मैं मेगुमी फुशिगुरो को मारने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों मिल गए हो तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम दोनों को ही ठिकाने लगा देता हूँ पहले। वैसे गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो आपके लिए मैं एक ऑफर लेके आया हूँ। अगर आपको एनिमे टी शर्ट्स पसंद है तो मैंने कुछ अच्छे टी शर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको परचेज करना है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उन सारे टी शर्ट्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। मैंने खुद अपने लिए 2-3 मंगवा लिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए, तो आप भी जाके इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है। नाओया ने यूजी को बोला था कि मैं तो वैसे यहाँ पे मेगुमी फुशिगुरो को मारने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों मिल गए हो तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगा देता हूँ। और तभी वो अचानक यूजी के पीछे आके उसे एक पंच लगा देता है। ये सब चोजो अपनी आंखों से देखता है। फिर वो भी नाओया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले नाओया तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उस पे मुक्को की बरसात कर देता है। नाओया सच में इन दोनों से काफी ज्यादा फास्ट था। इसे देखकर तो मुझे पता है तोजी की याद आ जाती है, क्योंकि उसने अकेले ही हमारे गोजो सेंसेई को हरा दिया था, मानना पड़ेगा। और वैसे भी वो एक नॉर्मल इंसान था। अब इसके बाद चोजो यूजी को बोलता है, इसके पास जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। नाओया अपने मन में सोचता है, ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा इंसान इसके साथ कौन है? पर तभी अचानक इन तीनों को एक स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी अपने मन में सोचता है, इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी, इतनी तो हमारे गोजो सेंसेई से आती है, कहीं सच में ये हमारे गोजो सेंसेई तो नहीं है ना? पर जब यूजी उसे देखता है तो वो हमारा यूटा होता है। वो एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है और जमीन पे गहरा गड्ढा हो जाता है। नाओया यूटा को देख के बोलता है, तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को जान से मारने का ऑर्डर मिला है? ये नाम सुनकर यूजी को याद आता है, ये यूटा तो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, और इसी के साथ ये एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर भी है। बिल्कुल सेम टू सेम हमारे गोजो सेंसेई की तरह ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाओया यूटा को बोलता है, मैं भी यहाँ पे यूजी इतादोरी को ही मारने के लिए आया था, पर अब ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो यूजी को बोलता है, भाई तुम जितनी भी जल्दी हो सके यहाँ से तुरंत भाग जाओ, मैं इन दोनों को रोक कर रखता हूँ यहाँ पर। फिर यूजी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूटा ठीक उसके पीछे ही होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इधर चोजो अपनी ब्लड मैजिकल पावर का यूज करके नाओया पर अटैक कर देता है, लेकिन नाओया किसी तरह इस अटैक से बच जाता है और उसे बोलता है, तुम्हारी पावर ब्लड मैनिपुलेशन है ना, तो मुझे तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं बस उतने टाइम में तुम्हें बहुत ही आराम से खत्म कर दूंगा। चोजो उसे बोलता है, तुम अपनी सोचो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई पर अटैक करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सेम सीन हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे हमारा यूजी किसी कर्ज स्पिरिट से डरकर नहीं भाग रहा था, बल्कि वो यूटा से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इसके बाद फिर यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है, लेकिन हमारा यूजी यूटा के सामने बहुत ही कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि यूटा बस दिखने में कमजोर लगता है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी हमारे गोजो सेंसेई से भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो हमारा यूजी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी यूटा से बहुत ज्यादा कम होती है। इसके बाद यूटा बोलता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, यहाँ तक कि गोजो सेंसेई से भी ज्यादा, लेकिन गोजो सेंसेई के पास 6 आइज की पावर है,
वो जब भी अपनी कोई भी टेक्निक यूज करते हैं तो उनकी कर्स एनर्जी बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है, इसलिए वो नंबर 1 पे है। लेकिन मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है और मैं मर भी सकता हूँ। अब यूटा फिर से यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यूजी कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो कब कौन सा अटैक करेगा ये यूजी को भी समझ नहीं आ रहा था। यूटा का हर अटैक यूजी को खत्म करने के लिए काफी था, इसलिए यूजी को बहुत बच के रहना पड़ेगा उससे। लेकिन अब यूटा पर यूजी के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा यूजी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। वो एक छोटा सा चाकू उठा लेता है और उससे यूटा पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे फिर याद आता है कि गोजो सेंसेई ने उसे बताया था कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हथियार का यूज करते हैं, लेकिन हथियार को यूज करने के लिए भी बहुत सारी कर्स एनर्जी लगती है। अब यूजी अपने छोटे से चाकू से यूटा के तलवार का अटैक रोक देता है, लेकिन यूटा उससे बोलता है तुम मेरे हथियार पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। इसके बाद यूटा यूजी को एक मुक्का मारता है। यूजी तभी एक किक मार के यूटा की तलवार तोड़ देता है। ये देखकर तो यूटा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। यूजी अपने मन में सोचता है मैंने उसकी तलवार तोड़ दी है, अब वो अपनी तलवार के बिना कुछ नहीं कर पाएगा और मैं अब उससे बहुत अच्छे से फाइट कर पाऊंगा। फिर यूजी बहुत तेजी से यूटा की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यूजी के पीछे कर्स स्पिरिट आ जाता है और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो असल में हमारी रीका थी। यूजी को कुछ समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। रीका ने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। यूटा अब अपनी टूटी हुई तलवार लेके आगे बढ़ता है और उसे सीधा यूजी के सीने के अंदर घुसा देता है। और यूटा यूजी को बोलता है मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। और उसी पल हमारे यूजी की मौत हो जाती है। हमारा यूजी अब पूरी तरह से मर चुका है और हमें यहाँ पे सुकोना की एक छोटी सी झलक भी दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं नाओया अपनी फुल स्पीड से चोजो की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। चोजो को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये किस तरह की टेक्निक है, पर इतनी मार खाने के बाद भी चोजो खड़ा हो जाता है। नाओया चोजो को बोलता है तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो, चुपचाप हार क्यों नहीं मान लेते तुम। चोजो नाओया को बोलता है मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूँ, मैं 10 लोगों का बड़ा भाई जो हूँ। अब चोजो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करने वाला था जिससे वो अपनी आइस की पावर और ज्यादा बढ़ा सकता था और नाओया की सुपर स्पीड को देख भी सकता था। नाओया फिर से चोजो पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन चोजो ने उसे इस बार पकड़ ही लिया था। लेकिन नाओया चोजो के पेट पे एक चाकू मार देता है जिससे चोजो का बहुत सारा खून बहने लगता है। नाओया चोजो को बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा अड़ियल हो, अगर चुपचाप हार मान लेते तो मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो ना, तो तुम इस खून को बहुत आसानी से रोक ही लोगे। पर अब देखते हैं तुम इस हालात में मुझसे अकेले कैसे फाइट करते हो। वैसे तुम ये बात किसी को बताना मत कि मैंने हथियार यूज किया, क्योंकि जो सोर्सरर हथियार यूज करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे जो मेरे बड़े भाई सब है वो भी बेशर्मों की तरह हथियार लेके घूमते रहते हैं। इसके बावजूद भी वो तोजी को गाली देते हैं कि वो हथियार यूज करता है। चोजो नाओया से पूछता है तुम अपने बड़े भाइयों से नफरत करते हो क्या। नाओया चोजो को बोलता है हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई साहब है वो तो मुझसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए उन्हें चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाना चाहिए। चोजो नाओया को बोलता है क्या पता तुम अपने बड़े भाइयों की वजह से इतने ज्यादा पावरफुल बने हो, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाइयों के लिए एक रोल मॉडल होता है। अगर बड़ा भाई किसी गलत रास्ते पे जाए तो वो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते पे जाने से रोकता है, और वो अगर किसी अच्छे रास्ते पे जाए तो उसके छोटे जो भाई होते हैं वो सब उसे फॉलो करते हैं। तुम शायद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो कि तुम्हारे जो बड़े भाई सब है वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। इसके बाद नाओया जमीन पे देखता है तो उसे नजर आता है जमीन पे चोजो का खून होता है और वो चारों तरफ फैल चुका होता है। अब चोजो लास्ट में बोलता है भले ही मैं कितनी भी गलतियाँ क्यों न कर लूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने छोटे भाइयों से सबसे ज्यादा आगे रहना पड़ता है, शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मानो जैसे खून का सैलाब आ गया हो। नाओया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चोजो का इतना ज्यादा खून बह चुका था कि वो अभी तक मरा नहीं। नाओया को असल में ये बात पता नहीं थी कि चोजो असल में एक डेथ पेंटिंग बूम है, जो कि कर्स स्पिरिट और इंसानों के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं जो अपने खून को कर्स एनर्जी में बदल सकते हैं, और जब तक इनकी कर्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाती
तब तक ये मर नहीं सकते, चाहे खून बहे या कुछ हो। नाओया चोजो के ब्लड से डर के भाग रहा था, तभी उसका पैर अचानक जमीन पे चिपक जाता है और वो हिल नहीं पाता है। असल में जो चोजो का ब्लड जमीन पे गिरा था वो अब ग्लू का काम कर रहा था, इसलिए उसका पैर चिपक गया था जमीन पे। चोजो अपने ब्लड टेक्निक से उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन इधर नाओया के पास भी उसके फादर की 24 FPS वाली टेक्निक होती है, जिससे वो 1 सेकंड में 24 मूव कर सकता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि चोजो के पास भी सुपरनोवा टेक्निक होती है, जिसे उसने अपने 150 सालों की मेहनत से हासिल किया है। इस टेक्निक की मदद से वो हर तरफ अटैक कर सकता था। नाओया भी इस अटैक में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। चोजो अब उसे जान से मारने ही वाला था, तभी उसके पीछे से यूटा आ जाता है और वो चोजो को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। यूटा अपने साथ यूजी की डेड बॉडी भी लाया था। इधर हम देखते हैं नाओया को उल्टी होने लगती है। इसका बस एक सिंपल सा मतलब है, क्योंकि हमारा चोजी ना तो वो एक इंसान था और ना ही कर्स स्पिरिट, वो बस एक हाइब्रिड था, इसलिए उसका ब्लड पॉइजन का काम कर रहा था। यूटा नाओया को बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे सुपीरियर्स के पास जाकर उन्हें ये बताना होगा कि मैंने यूजी इतादोरी को जान से मार दिया है। इसके बाद हम सब यूजी का एक सपना देखते हैं, जिसमें हम उसके फादर जिन को देखते हैं। इसमें यूजी एक छोटा सा बच्चा होता है। तभी वहाँ पे यूजी के दादाजी आ जाते हैं, जिनका नाम वासुके था। वो यूजी के डैड को बोलते हैं, तुम चाहे अपनी जिंदगी कैसे भी बिताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उस लड़की से दूर रहो, वरना तुम मारे जाओगे। जिन्होंने बोलता है, कम से कम आप बच्चों के सामने तो ऐसी बात मत कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके बोलते हैं, मुझे पता है, तुम्हें एक बेटा चाहिए था। वो बस इतना बोल ही रहे थे, इतने में वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है। ये असल में यूजी की मदर काओरी होती है, और हम इसके चेहरे पर भी वो निशान देख सकते हैं जो हमने नकली गेटो के चेहरे पर देखा था। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही निशान था। और अब ये सपना यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब हमारे यूजी ने अपनी आँख खोल ली थी। वो जैसे ही अपने बगल में देखता है, उसे यूटा दिखाई देता है। यूटा यूजी को बोलता है, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम कम से कम जिंदा तो हो गए। इसके बाद यूटा यूजी को कुछ बातें बताने लगता है, जैसे कि बहुत महीनों पहले उसके पास गोजो सेंसे आए थे और उन्होंने यूटा को बोला था कि तुम यूजी का ख्याल रखना। इसलिए यूटा बस यूजी से लड़ने का नाटक कर रहा था। और गोजो सेंसे ने ये भी बोला था कि अगर आगे चल के मुझे कुछ हो गया तो तुम यूटा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखना। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ, तो मैं माइक यूज करता हूँ गिरानो का S12 माइक। इसमें बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आती है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि 3 लेवल के नॉइस कैंसिलेशन। और अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक से आ रही है। और अगर आपको इस माइक को परचेज करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। गोजो सेंसे यूटा को बोलते हैं, बाकी तो हकारी खुद को संभाल ही सकती है। फिर यूटा बोलता है, आप तो गोजो सातुरु हैं, आपको कुछ हो सकता है भला। गोजो बोलता है, तुम खासकर यूजी का ख्याल रखना, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही जैसा है, उसे भी एक बार मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इसलिए यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया था। अगर वो ये नाटक नहीं करता तो यूजी को मारने के लिए किसी और को भेज दिया जाता और वो पक्का यूजी को खत्म कर देता। यूजी पूछता है, मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मारा जा चुका था ना। यूटा बोलता है, मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से तुम्हें जिंदा कर दिया। मैंने जैसे ही तुम्हारे सीने में अपनी टूटी हुई तलवार डाली थी, वैसे ही मैंने तुम्हारा दिल भी हील कर दिया था। इससे हायरप्स को दी हुई कसम भी पूरी हो गई और तुम जिंदा भी बच गए। वैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैं भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता हूँ और उससे लोगों को जिंदा भी कर सकता हूँ। शायद मेरा ये राज अब राज नहीं रहेगा, लेकिन अब फिलहाल यूजी दुनिया के लिए मर चुका था। यूजी यूटा से पूछता है, आखिर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। यूटा बोलता है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। और मेरे पास भी एक टाइम पे बहुत खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी वहाँ पे फुशीगुरो आ जाता है और वो यूजी को बोलता है, हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं और हम तुम्हें छुपाकर अंदर ले जाएंगे। यूजी बोलता है,
मुझे वहाँ पे वापस नहीं जाना, क्योंकि ना जाने मेरे हाथों से कितने लोगों की मौत हो गई है। फुसीगुरो बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया था ना। और वैसे भी हम जुजुत्सु हाई के जादूगर हैं, कोई हीरो तो है नहीं भला हम, इसलिए हमें कोई भी नहीं समझ सकता। हमें बस लोगों की हेल्प करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी कोई वजूद है इस दुनिया में। यूजी अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इससे तुम पर भी खतरा बन जाएगा। फुसीगुरो यूजी को बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि जो नकली गेटो था उसने एक किलिंग गेम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें जुजुत्सु के सोर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते थे। और इस गेम का नाम था कलिंग गेम। और इसमें फुसीगुरो की जो सिस्टर थी उसे भी जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना दिया गया, इसलिए फुसीगुरो को यूजी की हेल्प चाहिए थी। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें लिखा था कि 19 दिन के अंदर प्लेयर्स को इसके अंदर एंटर करना होगा, और अगर कोई इस गेम में धोखेबाजी करता है तो उसकी कर्स टेक्निक हमेशा के लिए रिमूव कर दी जाएगी, जिससे प्लेयर की मौत भी हो सकती है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलोनी के अंदर आना होगा, और अगर कोई किसी की जान लेता है तो उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। यूजी अब यूटा से बोलता है, मुझे लगता है कि सुकुना फुसीगुरो के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, क्योंकि सुबुया के अंदर मुझे बहुत सारी फिंगर्स खिला दी गई थी, जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे इतना तो यकीन है कि सुकुना अब मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन गया तो तुम मुझे तुरंत मार देना। यूटा बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब यूजी फुसीगुरो से पूछता है, हमें क्या करना होगा। फुसीगुरो बोलता है, हमें सबसे पहले जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंगेन से मिलना होगा, क्योंकि हमें उनसे पूछना है कि हम गोजो सेंसेई को आखिर कैसे आजाद कर सकते हैं, और केंजाकू का असली प्लान क्या है, और उसने ये कलिंग गेम क्यों स्टार्ट किया, आखिर उसका मकसद क्या है, इससे वो क्या करने वाला है। इन सारे सवालों का जवाब हमें मास्टर टेंगेन ही दे सकते हैं। यूजी बोलता है, मिस यूकी को ये बात पता है। फुसीगुरो बोलता है, ये प्लान मिस यूकी का ही है, वो पहले से ही जुजुत्सु हाई में चुपकर बैठी हुई है। यूजी बोलता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सब मास्टर टेंगेन के बैरियर को पार कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो कम से कम 1000 दरवाजे होंगे जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, और उसमें से सिर्फ एक ही दरवाजा हमें स्टार कॉरिडोर के अंदर ले जाएगा। अगर हमने सही दरवाजा नहीं चूज किया तो हम हमेशा के लिए उसी लूप में फंस जाएंगे। यूजी अब फुसीगुरो से पूछता है, नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। फुसीगुरो कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे झुका लेता है। इसका मतलब नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी यहाँ पे चोजो आता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें बैरियर के अंदर ले जा सकता हूँ, क्योंकि माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग और सुकुना की एक फिंगर चुराई थी, हम भी वैसा ही करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये सब जुजुत्सु हाई के अंदर आ चुके थे। उन्हें यहाँ पे माकी मिलती है, जो कि अब बहुत ज्यादा अलग लग रही थी, क्योंकि सुबुया कांड में जोगो ने उसे पूरी तरह से जला दिया था। उसकी बॉडी तो कैसे भी करके ठीक हो गई थी, लेकिन कुछ निशान अभी भी रह गए थे। चोजो अब इन सबको बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी भी मिलेगी, जिसमें जुजुत्सु हाई के लोग अपने कर्स टूल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी रखते हैं। उस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग भी होती है, और अपनी टेक्निक से चोजो उनकी लोकेशन पता लगा सकता है। माँ की बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आदमी आखिर है कौन। यूजी बोलता है, अभी के लिए तुम इसे मेरा बस बड़ा भाई समझ लो। ये सुन के चोजो बहुत खुश होता है। चोजो इन्हें अब सही दरवाजे की लोकेशन बता देता है, जिससे ये बहुत आसानी से स्टार कॉरिडोर के अंदर पहुंच जाते हैं। चोजो को यहाँ पे तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखता है, और वो बोलता है, मैं बहुत ही जल्द तुम भाइयों को इस कैद से आजाद कराऊंगा। इसके बाद फिर इन लोगों को जमीन पे एक जगह खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह थी जहाँ तोजी ने रिकू को गोली मारी थी। यूकी अब इन सबको एक बात बताती है, 12 साल पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, और आज जो कुछ हो रहा है बस उसी की वजह से हो रहा है। इसके बाद वो सब हॉल के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है और कुछ भी नहीं होता।
यूकी उन सबको बताती है कि जब टेंगेन की मर्जी होती है तभी वो सबको नजर आती है। यूकी को लगा था कि गोजो अब सील हो गया है तो टेंगेन उसकी हेल्प जरूर करेगा। इन सबको लगता है कि टेंगेन अब उनसे नहीं मिलेगा तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टेंगेन पीछे से उन्हें आवाज देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हूँ मैं आपको एक न्यू वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।